हेलो बच्चा लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्स के कारण प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को निकालना सीखा इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, न्यूटन के सेकेंड लॉ को इस्तेमाल किया था। ठीक, तो जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है उसी फोर्स और मास के रेशियो से हमको एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक, तो यहां पे एग्जांपल की मदद से हमने डिराइव करके दिखाया हुआ है क्या चीज कि m1 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कितना होगा, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। सिमिलरली m2 में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, फोर्स बाय मास, है ना। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पुट किया, फिर यहां m1 कट गया, यहां m2 कट गया, बचेगा क्या, जी m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जी m1 बाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब हम m1 का एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उस केस में m1 का मास जो है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास यहां नहीं होता। सिमिलरली जब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो इसका अपना मास फॉर्मूले में नहीं आता। मींस इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसके मास पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसके मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग अब डिराइव करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल जी से हम उसको इंडिकेट करते हैं। अर्थ सरफेस पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो देखते हैं कि उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक मास को रिप्लेस कर देंगे अर्थ से, और दूसरे मास को हम रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक, अर्थ का मास हम लोग मान लेते हैं है कैपिटल एम, इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग मान लेते हैं कि है स्मॉल एम। अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर, अर्थ के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमने मान लिया स्मॉल एच। तो अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे इन जनरल स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, वो बराबर हो जाएगा किसके, आर प्लस एच के, आर प्लस एच के, है ना। तो इस केस में अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का। सिमिलरली चूंकि ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। मींस अर्थ के कारण इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सेम उसी फोर्स के, है ना, उसी फोर्स की वैल्यू से। तो चूंकि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कारण इनमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। तो हम पहले बात करते हैं उस ऑब्जेक्ट में पैदा होने वाले एक्सेलरेशन की। तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो किधर होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे किधर होगा, टुवर्ड्स अर्थ, मतलब नीचे की तरफ। तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय उस ऑब्जेक्ट का मास, जो ऑलरेडी हमने यहां बोला हुआ है, कर किया भी हुआ है ना। जिसका एक्सेलरेशन निकालना होता है उसी के मास से डिवाइड करते हैं, जिसका एक्सेलरेशन निकालना होता है
उसी के मास से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे m ऑब्जेक्ट का जो है वो हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो उसी के मास से डिवाइड करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस केस में? m1 की जगह आ जाएगा अर्थ का मास, m2 की जगह आ जाएगा स्मॉल m, डिस्टेंस हो गया ये r, तो r का स्क्वायर, और डिवाइड, ये तो हो गई फोर्स की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई m, तो डिवाइडेड बाई m कर दिया। क्या कटेगा इसमें? तो क्लियरली स्मॉल m कट जाएगा। कितना बच रहा है? g m बाई आर स्क्वायर बच रहा है। तो ये एक्सेलरेशन हमको मिल गया किसमें? उस ऑब्जेक्ट में जिसका मास है m, जो कि अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे है। r डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस मींस h। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक कंडीशन पे हम अब एनालिसिस करते हैं। कंडीशन क्या होगी? अब हम बात करेंगे नियर अर्थ सरफेस। तो नियर अर्थ सरफेस कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो अर्थ का रेडियस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा उस h से, है ना? क्योंकि अर्थ का रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर हम कंसीडर करते हैं। h अगर 2 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 250 मीटर, 600 मीटर हो जाए, तो 500-600 मीटर भी एज कंपेयर्ड विथ 6400 किलोमीटर्स बहुत छोटी वैल्यू है। तो उस केस में क्या होगा कि जो r की वैल्यू है वो किस में बदल जाएगी? वो अप्रॉक्स जो r की वैल्यू थी r प्लस h, वो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, तो उस केस में जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से, वो लगभग बराबर होगा रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो अगर h जो है 150 मीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से 150 मीटर ऊपर है, और रेडियस जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर्स। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 64, ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, इतना मीटर होता है। तो उस केस में r इज इक्वल्स टू जो r प्लस h है, तो क्या हो जाएगा? 150 ऐड हो जाएगा, तो 6400 एंड 150 मीटर्स। तो इस ये वैल्यू अप्रॉक्स हम इसके लिख ही सकते हैं, बहुत अंतर तो पड़ेगा नहीं, है ना? जहां लाखों मीटर की डिस्टेंस की बात चल रही हो, वहां कुछ मीटर डिस्टेंस का क्या वैल्यू है? कोई सिग्निफिकेंट रहेगा नहीं। ठीक, तो होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों नियर अर्थ सरफेस आर मच ग्रेटर देन h होने के कारण स्मॉल r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं, है ना? तो इस कंडीशन के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या था? gm बाई आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, जब हम कैपिटल G की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमको मिलती है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम G से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है,
तो एक बार इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए सब कोई, चाहे तो इसके साथ कंपेयर भी कर लें। और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0917997901 पे कांटेक्ट करके डाउट अपना क्लियर करें। अब हम लोग जी की वैल्यू पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद, इसके वेरिएशन की बात देख लेते हैं कि क्या जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी अगर हम h की वैल्यू बढ़ाएं। मींस अर्थ सरफेस के ऊपर अगर हम, ये तो कंडीशन नियर अर्थ सरफेस था, अगर अर्थ सरफेस से ऊपर उठते चले जाएं तो क्या g की वैल्यू मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो क्लियरली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही दिख जाना चाहिए। यहाँ पे इसमें बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि a क्या है, gm/r² है, r की वैल्यू क्या है, r + h है ना। तो यहां से सिंपल मैथ्स तो इतना अच्छा होगा ही कि अगर हम डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा ओवरऑल डिनोमिनेटर बढ़ेगा। मींस अर्थ सरफेस से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट जाएगा, मींस हाइट अगर बढ़ेगी, तो इस रेशियो में डिनोमिनेटर टर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि ओवरऑल जो इस रेशियो की वैल्यू होगी वो घटेगी, है ना। तो हम यहां से इस डिस्कशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस के ऊपर जाने पर घटती है, ठीक। और नियर अर्थ सरफेस कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मानी गई है, ठीक। अब यहां पे चाहे तो कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए ऊपर नीचे अगर हम r² से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो gm और इस r² को एक साथ लिख लेते हैं और इस r² को इस टर्म के साथ एक साथ लिख लेते हैं। तो अगर ध्यान दें तो gm/r² किसकी वैल्यू है, g की, ऑन या फिर नियर अर्थ सरफेस। तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं g के साथ और ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक फॉर्मूला हमको मिल सकता है ना। क्लियर है। तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि इस डेरिवेशन को 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार उनको सही लगे प्रैक्टिस करके मेमोराइज कर लें। मेमोराइज रहेगा कंसेप्ट तो न्यूमेरिकल को बनाने में आसानी होगी, ठीक है। और पूरे कंसेप्ट में मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। अब 2 छोटे से टर्म्स हैं, एक है मास, एक है वेट।
इस तरह हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट में अर्थ के कारण प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके देख लिया अलग अलग कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब हम लोग ये भी देखते हैं कि चूंकि वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना, जैसा कि पहले भी बोला कि ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो चूंकि अर्थ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के कारण, तो अर्थ में भी एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। तो वो कितना? तो अगेन सेम कंसेप्ट कि जो अर्थ में एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास ऑफ अर्थ, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालते हैं उसी के मास से डिवाइड करते हैं। तो फोर्स हो गया Gm/m/r², डिवाइड कर दिया अर्थ के ही मास से। क्या कटेगा इसमें? कैपिटल M कट गया, तो क्या बचा? बचा Gm/r²। ठीक, तो इस फॉर्मूले को कंपेयर करें अगर हम इस फॉर्मूले से, Gm/r², ये क्या था? ये उस ऑब्जेक्ट में था एक्सेलरेशन, ये अर्थ में है एक्सेलरेशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट में जब एक्सेलरेशन पैदा हुआ तो यहाँ किसका मास आया? अर्थ का, जो बहुत बड़ा होगा वैल्यू में उस ऑब्जेक्ट के मास के। और जब हमने अर्थ में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन निकाला तब यहाँ मास किसका आया? उस ऑब्जेक्ट का आया। तो क्लियर है ये चीज यहाँ पे कि जो न्यूमरेटर टर्म है दोनों एक्सेलरेशंस में, वो कौन सा है न्यूमरेटर? किसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है? स्वाभाविक है इसका, जिसमें मास ऑफ अर्थ कंसिडर्ड है। मींस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ। ठीक, तो चूंकि एक्सेलरेशन जो अर्थ में प्रोड्यूस होगा ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो बहुत कम वैल्यू का होता है, तो वो हमको फील नहीं होता। इसलिए हमको अर्थ उस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती हुई महसूस नहीं होती।